नमस्कार। झारखंड में एनडीए के ज़्यादातर उम्मीदवार अब अपने कैंपेन को लेकर के ग्राउंड पर हैं। इंडिया अलायंस के अगर बातचीत करें तो 9 सीटों को छोड़ दिया जाए तो अब भी 5 सीटों पे उम्मीदवार कौन होगा यह तय नहीं हो पाया है। लगातार इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि कौन उनके उम्मीदवार होंगे। लेकिन रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, चतरा और धनबाद, इन 5 सीटों पे इंडिया अलायंस ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और जिन 9 सीटों पे इंडिया अलायंस के तहत जिन जिन दलों को जो सीटें मिली है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5, कांग्रेस को 7, आरजेडी को 1 और माले को 1, इसमें से 9 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जो चीज़ें दिख रही है और जो आप कैप्शन पढ़ रहे होंगे इस लाइव का, उसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के कुछ कैंडिडेट्स के उम्मीदवारी के ऐलान के बाद वहाँ पे जिस तरीके से दूसरे दल के जो बागी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और अपने अपने इलाकों में यह मैसेज देने में सफल साबित हो रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो यह दर्शा रहा है कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे सीधे एनडीए को फ़ायदा होने जा रहा है। वजह इंडिया अलायंस के बागी उम्मीदवार ही हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि वो राजमहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावे कोडरमा से जो माले के खाते में जो सीट गई है, वहाँ पे जेपी वर्मा जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, वो यह बोल रहे हैं कि माले जिनको उम्मीदवार बनाई है विनोद सिंह को, वो सिर्फ माले के उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं हैं। लोहरदगा पे जाएं तो वहाँ पे चमरा लिंडा दावा ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर के। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो यह दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बागी तेवर जो कुछ लोग अपना रहे हैं इंडिया अलायंस के भीतर, उनका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है इंडिया अलायंस को, और एनडीए को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स हो सकता है। आज की इस लाइव में हम लोग इन्हीं तमाम मुद्दों पे जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे लाइव में मनोज पांडे, सूरज ठाकुर और सनी सरद मौजूद रहेंगे और एक एक करके जो है हम लोग सवालों को समझेंगे और एक एक सीट पर समझेंगे कि किन किन सीटों पे जो है मुश्किलें सामने है, दिखाई दे रही है, और किन किन सीटों पे जो उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान नहीं हो पाया है, क्या वजह है और कौन कौन दल जो है दावा ठोक रहा है। सबसे पहला सवाल हमारे साथ मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे जी से ही है कि पांडे जी, जिस तरीके से ये जो 3 खास करके, वैसे तो कई सारे सीटों पे दिख रहा है कि बागी खड़े हो सकते हैं, लेकिन 3 सीट पे तो स्पष्टता के साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम ने बाकायदा अनाउंसमेंट ही कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बाकी 2 जो जेएमएम के ही हैं, चमरा लिंडा और जेपी वर्मा। तो एक तो टेंडेंसी जो देखने को मिल रहा है इंडिया अलायंस के भीतर, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें तो जिन जिन सीटों पे अनाउंसमेंट हो गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बागी लोग सामने आ जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या जेएमएम अपने लीडरों पे उस तरीके का नियंत्रण नहीं रख रहा है, या फिर किसी तरीके की बातचीत उन लोगों से नहीं हो पा रही है, एक गैप है, इस वजह से इस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं और इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ने से पहले ही एक कदम पीछे दिखाई दे रहा है? देखिए, ये दरअसल राजनीति में अति महत्वाकांक्षा जो पनप जाता है, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें आती हैं। बीजेपी का भी हाल कोई नया नहीं है। बीजेपी से ही देखिए, जेपी पटेल भी चले गए दूसरे दल में, चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा थी। रहा बात, बाकी लोग अभी तक नाम का पुख्ता तौर पे ऐलान नहीं कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लोबिन को अगर छोड़ दिया जाए। तो लोबिन का पिछले कई महीनों से वो सरकार के खिलाफ है, कह रहे हैं मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ, तो ये तरह तरह का जो बहाना है वो अपना वो पेश कर रहे हैं, विधानसभा से लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके और मैदान में भी। तो उनका ये कहना था कि 10 साल से विजय हांसदा एमपी हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि वो चेहरा नहीं देखे हैं।
इसलिए इस बार उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेएमएम के बैठक जब हो रही थी उसमें ये कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा को भी लेके चर्चा होगी, कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने इनको कह भी दिया, उन्होंने इतना तक कह दिया कि कांग्रेस में भी कांग्रेस के भी लोगों ने इनके नाम पर आपत्ति जताई है। हालांकि आप विजय हांसदा के नाम। हाँ, और उनका देखिए राजमहल अगर आप देखेंगे टोटल में सिर्फ 2 ही विधानसभा ऐसा है जो रिजर्व नहीं है, एक राजमहल और दूसरा पाकुड़। पाकुड़ में स्वयं आलमगीर आलम आते हैं और राजमहल से एकमात्र बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनंत ओझा। हाँ, तो अगर जो आप देखेंगे कि ये सीट पे अगर आप कहें कि क्या करिश्मा या क्या ताकत वो दिखा पाएंगे, उसको पार्टी ज़्यादा पहले इन्फोसिस की होगी, या फिर उनको पता चल गया होगा कि लोबिन हेम्ब्रम की राह अलग हो गई है, ये बहाना खोज रहे हैं, तो इनको जाने का एक एस्केप रास्ता भी अच्छा रास्ता दे दिया जाए। लोबिन हेम्ब्रम 2 चीज़ें कह रहे हैं जो बहुत ही, वो सरकार के खिलाफ हैं। वो कहते हैं बसंत सोरेन को अगवा होना चाहिए, कल्पना जी अगवा नहीं हो सकती। मैं कल्पना जी से क्यों बात करूंगा, पार्टी में क्या है, बसंत सोरेन को मिलना चाहिए जगह। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो का क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ, और कह रहे हैं मुस्लिम बाउंड थोड़ी है देने के लिए। जनता ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, वो लोग हमको जिताएंगे, लेकिन वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। ये सबसे हैरत वाली बात है कि अगर आपकी इच्छा हो गई, आपने ऐलान भी कर दिया, तो अब वो सरयू राय वाला ट्रिक अपना रहे हैं। वो अपने आप को असल जेएमएम बता रहे हैं और विजय हांसदा को कह रहे हैं कि ये नहीं चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मैं जीतूंगा भी तो जेएमएम का हूँ और जेएमएम का था और जेएमएम का रहूँगा, इसीलिए पार्टी को एक्शन लेना है ले। तो लेकिन इस तरीके के बागी कैंडिडेट में देखिए कि लॉस तो होगा, ये तो तय है, लेकिन लॉस का प्रतिशत कितना होगा, तो लॉस का प्रतिशत उतना नहीं होगा कि जिससे बहुत किसी को लाभ मिल जाए। चूँकि हम लोग तो हर एक सीट पे बातचीत करेंगे, लेकिन राजमहल से चूँकि शुरुआत हो गया, तो लोबिन हेम्ब्रम क्या इतने सक्षम हैं कि वहाँ पे विजय हांसदा को नुकसान करा पाएँ? तब हल्की नुकसान, ज़्यादा नुकसान वो एक अलग बात है, क्या वो हार जीत वाला नुकसान में वो लोबिन हेम्ब्रम इतने सक्षम हैं वहाँ पे? वहाँ पे कोई नेता एकमात्र कह ले तो खुद स्वयं विजय हांसदा के जो पिताजी थे थॉमस हांसदा, वही एक ऐसा नेता थे जब वो निर्दलीय लड़ गए थे, मतलब आरजेडी से ही लड़ गए थे, तब वहाँ पे बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। वहाँ के सारे सीट में एक वो बोरियो से स्वयं मतलब हैं विधायक, और बोरियो से एक बार ऐसा हुआ था इत्तेफाक कि उनकी टिकट काट दी गई थी जेएमएम में और फिर भी वो निर्दलीय जीत कर आ गए थे। तो बोरियो सीट को देख लें, राजमहल अगर मान लिया जाए जो सीटिंग विधायक हैं अगर वो भी लीड करा देते हैं तो राजमहल अगर मान लीजिए एक पे बीजेपी लीड कर जाएगी, बोरियो पे अगर ये लीड कर जाते हैं लोबिन हेम्ब्रम, तो भी बचते हैं टोटल 4 सीट, जिसमें आपका बरहेट है, लिट्टीपाड़ा है, पाकुड़ है और महेशपुर है। और इसमें से पाकुड़ अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है। तो क्या अनरिजर्व कैटेगरी का वोट जो है वो बीजेपी के अलावा इनके तरफ भी जाएगा, या एसटी और मुस्लिम वर्ग का वोट लोबिन हेम्ब्रम को ज़्यादा पसंद करेगा? वो बातें जो कह रहे हैं वो यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लोकल लोगों को ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को सन ऑफ सॉइल कहते हैं कि भाई माटी के हम पुत्र हैं। लेकिन अगर आप जातीय समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोबिन हेम्ब्रम बहुत ज़्यादा नुकसान या किसी को फ़ायदा पहुंचा पाने में सक्षम होंगे। तो लोबिन हेम्ब्रम दावा कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। सूरज से समझते हैं, सूरज जैसा पांडे जी बता रहे हैं और जो फैक्ट भी है कि एक बार वो निर्दलीय चुनाव जीत गए, लेकिन तब की जेएमएम और मौजूदा जेएमएम में क्या वही परिस्थितियां हैं? क्या अब भी लोबिन हेम्ब्रम बागी बन करके उतने ही मजबूत अपने ही विधानसभा में अगर सिर्फ बातचीत करें तो वो रह सकते हैं, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो झंडा है, चुनाव चिन्ह है, वो अब ज़्यादा तब के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो गया है?
देखिए, दो बातें हैं कि वहाँ की पब्लिक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत को किस तरह से देखती है। क्या वो जो मुद्दा वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा कानून की बात करते हैं, लोगों को वो ज़्यादा समझ आ रहा है, या लोगों को ये ज़्यादा समझ में आ रहा है कि उन्होंने गुरुजी के खिलाफ बगावत कर दी, गुरुजी के बेटे के खिलाफ बगावत कर दी, वो भी ऐसे मुश्किल समय में जब वो जेल में हैं, गुरुजी अस्वस्थ हैं, और उसमें एक पार्टी का पुराना नेता जो खुद को गुरुजी का चेला कह रहा है, वो उस समय साथ खड़ा था, या उसने बगावत कर दी और ज़्यादा मुश्किलों में डाला और विपक्ष को मौका दिया। वहाँ की जो पब्लिक है वो कैसे समझती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि राजमहल संसदीय सीट जो है वहाँ पर 37% आबादी है आदिवासियों की, जनजातीय समुदाय की, 28% के करीब आपके 29% के आसपास मुस्लिम हैं, 28% सवर्ण है, उसमें 5% आपके अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो वो एक बड़ा समीकरण है। जैसा कि अभी पांडे जी बता रहे थे कि 2 सीट ही ऐसी है जो मतलब सुरक्षित नहीं है, और बाकी 4 सीटों पर भी वहाँ पर एक में कांग्रेस और बाकी 3 में झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो बहुत बड़ा इस बात पर असर ये बात होगा कि वो किस तरह से वहाँ की पब्लिक समझती है लोबिन हेम्ब्रम के बगावत को, और जिस तरह का इतिहास है और वहाँ पर, और जिस तरह से प्रभाव रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे राजमहल संसदीय सीट पर, 6 विधानसभा सीटों पर, और जो जातीय समीकरण भी जिस तरह से उनके पक्ष में है, और थॉमस हांसदा का राजनीतिक कद और लोबिन हेम्ब्रम का राजनीतिक कद एक समान नहीं है। वो जब आरजेडी के टिकट पर 2009 में चुनाव लड़े तो 20% वोट उनको मिला और उन्होंने नुकसान पहुंचाया यूपीए को, और बीजेपी जीत गई। लेकिन वो सांसद के तौर पर जीतते आ रहे थे उस सीट से। कांग्रेस को उन्होंने कई बार वो सीट दिलाई, और जब उनको टिकट नहीं मिला, झाविमो के खाते में गया, तो ये नुकसान हुआ। लेकिन क्या लोबिन हेम्ब्रम भी वही प्रभाव पूरे लोकसभा में रखते हैं? एक विधानसभा ठीक है, लेकिन जो बाकी विधानसभाएं, दूसरी चीज़ है कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरा मुखर होकर इस मुद्दे को उठाया है, सीए को, तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा हिस्सा जो शायद किसी अन्य मुद्दे पर वोट करता भी, लेकिन जब सीए लागू हो गया और बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जिस तरह के तरीके से उठाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि हम एनआरसी लागू करेंगे पहली सरकार में, तो ये भी है कि क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा लामबंद हो जाएगी इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ये सारा कुछ फैक्टर निर्भर करेगा कि लोबिन हेम्ब्रम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना वोट काट सकते हैं, और क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। एक जो सूरज जो बात बोल रहे हैं सनी, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोबिन हेम्ब्रम जिन मुद्दों को आधार बना रहे हैं और सरकार पे हमला कर रहे हैं, और निर्दलीय जिस तरीके से उन्होंने बागी तेवर अपना करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है, सूरज बोल रहे हैं कि मुद्दा क्या बनेगा। चूँकि वोट बैंक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी वही आधार है, लोबिन हेम्ब्रम का भी वही आधार है। गुरुजी का चेहरा, झामुमो का झंडा महत्वपूर्ण है। लोबिन हेम्ब्रम जो मुद्दे गिना रहे हैं, क्या वो मुद्दे बन पाएंगे, या फिर वहाँ के लोग इस तरीके से देखेंगे लोबिन हेम्ब्रम की बगावत को कि गुरुजी जिसको गुरु मानते हैं, लोबिन हेम्ब्रम अपने आप को गुरुजी का चेला बताते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब गुरुजी का बेटा जेल में है, तो क्या गुरुजी का चेला उनके बेटे की मुसीबत में छोड़ करके चला जाएगा और गुरुजी के लोग उनके चेले के साथ चले जाएंगे बेटे को छोड़ करके? बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लगता, और जो मुद्दा वो बनाना चाह रहे हैं वो मुद्दा शायद अब तक बन नहीं पाया। आप देखिए कि ये पिछले 1-1.5 साल से लोबिन हेम्ब्रम उस इलाके में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बरहेट में जो है उनका कार्यक्रम था, वहाँ के जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका कार्यक्रम तक नहीं होने दिया, वोटिंग करके वो ख़त्म कर दिया। तो लोबिन हेम्ब्रम अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस तौर पर है कि पार्टी चाह रही है कि वो खुद ब खुद छोड़कर चले जाएँ। वो मतलब उन्हें ढोया जा रहा है, कहा जा सकता है। आप देखिए कि शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन जब से नेतृत्व करना शुरू किए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उसके बाद से एक ट्रेंड आया, और उससे पहले भी था, लेकिन उसके बाद ये जोर पकड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज के डेट में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो जेएमएम का पार्टी सिंबल छोड़ के चुनावी मैदान में जाए, वो जीत के आ जाए। विधानसभा चुनाव में भले ही निर्दलीय के तौर पर जो है लोबिन हेम्ब्रम जीत कर आए बहुत पहले,
और उन्होंने कल जब हम लोग लाइव चर्चा कर रहे थे तो उसमें इस बात का जिक्र भी किए। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे, और वो भी खास करके राजमहल में, ऐसा लगता नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि लाइव में कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि विजय हांसदा के प्रति नाराज़गी है लोगों में, खास करके जो दिक्कू वोटर कहा जाता है, जो गैर आदिवासी हैं वहाँ, कि वो दिखते नहीं है फील्ड में। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जो आस्था है, खास करके वहाँ के आदिवासियों के प्रति उनके दिल में, वो मुझे नहीं लगता कि लोबिन हेम्ब्रम कुछ भी बोल के उसे ख़त्म कर पाएंगे। अभी भी अगर कहीं भी शिबू सोरेन की तस्वीर दिख जाती है तो भगवान की तरफ पहले प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम होता है। तो इस हिसाब का आस्था है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गुरुजी के प्रति। लोबिन हेम्ब्रम जो कुछ भी बोल रहे हैं, अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और दर्शक जो है हमारे और आपसे ज़्यादा होशियार है। उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई बोलवा रहा है। वो लगातार जिस लय में बोल रहे हैं, जिस सुर में बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। तो लोबिन हेम्ब्रम इसी मकसद से अब राजमहल में लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है कि वो शायद वोट काटे और किसी और को फ़ायदा हो जाए। ये जो है चर्चा आम हो गई है। ये हम और आप यहाँ रांची में बैठे पत्रकार नहीं, बल्कि संथाल परगना के लोगों के दिमाग में भी ये चर्चा है। लेकिन सवाल वही है कि वो कितना वोट काट पाएंगे। जवाब यही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट नहीं रहा। लोबिन हेम्ब्रम जिस कद के नेता थे और पिछले 1.5 साल से जिस हिसाब से वो बोलते हुए अपने कद को छोटा करते गए हैं, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और संथाल परगना की जनता के मन में भी, दिल में भी, दिमाग में भी उनका कद थोड़ा छोटा हुआ है, हल्कापन हुआ है। आप किसी भी नेता का देखिए कि लगातार जब बयानबाजी होने लगती है तो ऑटोमेटिक है कि वो गिरता चला जाता है स्तर। तो अब चूँकि उन्होंने घोषणा की है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अब विजय हांसदा के खिलाफ वो चुनावी मैदान में जाएंगे, क्या कुछ बोलेंगे। क्योंकि आज वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कल्पना सोरेन के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि कौन है कल्पना सोरेन, क्या है। मतलब वो गुरु जी के अलावे और किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समय है, समय के हिसाब से देखिए हर कुछ बदलता है। और वो एक दौर था, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। तो आपको तो एक्सेप्ट करना होगा कि भाई कौन नेतृत्व कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है, क्यों नेतृत्व करना पड़ रहा है किसी को। तो ये जब लोबिन हेम्ब्रम स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो अब जनता उन्हें कितना स्वीकारती है, ये तो अब आगे पता चल पाएगा। देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा लोबिन हेम्ब्रम का क्रेडिबिलिटी, जो भी कह ले। वहाँ 2 ही फैक्टर काम करता है, एक आदिवासी हॉस्टल के यूथ और दूसरा मुसलमानों का रुझान। मुस्लिम 34.3% हैं, एसटी हैं 29.4%, डाटा 70% के आसपास है, और क्रिश्चियन है लगभग 9-10% का। उस इलाके में एक सबसे बड़ा फैक्टर एमटी राजा भी हैं, जो पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। तो जेएमएम तो और ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो वो पहले आजसू में थे, आजसू के संपर्क में थे, अब जेएमएम में आ गए खुले तौर पर। तो जेएमएम कमज़ोर नहीं बल्कि उस इलाके में और मजबूत हो गई है। नहीं ये ठीक है। ये सनी जो बोल रहे हैं और आप जो डाटा गिना रहे हैं, क्या सनी शरद जो बोल रहे हैं कि उनका जो कद है वो छोटा हुआ है खास करके उस इलाके में, तब जबकि वो लगातार हेमंत सोरेन की सरकार जब तक हेमंत चलाते रहे तब तक वो टारगेट करते रहे और अब भी सोरेन फैमिली को वो टारगेट करते रहते हैं, ये एक बड़ी वजह है? या फिर ये जो आप डाटा जो गिना रहे हैं कि ये 70% हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, इन तीनों को जोड़ दें, जो कि माना जाता है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के ही पास है, हिस्से में है एक तरीके से अगर देखें वोट बैंक के हिसाब से। तो क्या ये बड़ी वजह है जिसके कारण लोबिन हेम्ब्रम को बहुत ज़्यादा तवज्जो इंडिया अलायंस या झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दे रहा है? या फिर ये जो बोल रहे हैं सन्नी कि उनका जो बयानबाजी रहा है उसको आप सही मान? नहीं, उनकी बयानबाजी से उनमें धार आई है। लोबिन हेम्ब्रम के साथ आप देख लीजिए, दुमका में भी जब उन्होंने सभा की तो भी लोग दिखे, बरहेट में भी सभा की तो भी दिखे, बोरियो तो खैर उनका क्षेत्रीय, लिट्टीपाड़ा में भी किए तो भी दिखे। वो हर तरीके से दिख रहे हैं और लोग जब दिख रहे हैं तो उनके भाषणों को ही वजह से वो क्या कर रहे हैं कि नौकरी किसके लिए, कौन है स्थानीय, ये तो डिफाइन कर दीजिए, किसको नौकरी दे रहे हैं आप लोग, क्या वादा करके हम आए थे, क्या नहीं हो पाया। तो वो सब चीज़ें वही बोल रहे हैं जो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ये जो कास्ट फैक्ट डाटा है, फैक्ट ये डाटा है, जैसे आप एकदम आप क्लियर मान लीजिए कि अगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्णायक वोट किसका होगा, वो है मुसलमान का।
अगर मान ले कि जेएमएम कह रही है कि मेरे पास मैक्सिमम ट्राइबल्स वोटर हैं, बीजेपी कह रहे मेरे पास थोड़े हैं और बाकी सारे वोट हमारे ही हैं, मतलब मान लिया जाए तो मुस्लिम जो है 34% आबादी, ये किसको वोट करेगा? क्या वो डाइवर्ट होगा? वो लोबिन हेम्ब्रम को ज़्यादा सशक्त मानेगा? नहीं, मुस्लिम तो ये माना जाता है, और जो वोट देने का जो उन लोग अपना ये रहा है कि वो जो बीजेपी को जो हराने में सक्षम है उसको वोट करेगा। तो लोबिन हेम्ब्रम तो उस स्थिति में है नहीं कि बीजेपी को हरा दें, बीजेपी के कैंडिडेट को। ये आप कह रहे हैं ना, वहाँ की पब्लिक क्या सोचेगी वो डिपेंड करता है। आपने कहा कि मुस्लिम वोटर कैसे वोट करेंगे, हाँ, तो वो जो लाउड एंड क्लियर है। जो मुस्लिम वोटर जो उनका जो टेंडेंसी है वोट करने का, उसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। हाँ नहीं, तो वो उस समय ग्राउंड रियलिटी क्या होगा इस पे डिपेंड करता है। मुस्लिम वोट अगर डाइवर्ट होता है, पिछले बार भी आपने देखा होगा, अगर डुमरी का उपचुनाव के पहले वाला आप वोटिंग देखेंगे तो मुस्लिम वर्ग को लगा न था ना कि उनका भी समाज का नेता यहाँ से बन सकता है विधायक, तब तो उतना वोट आया था। तो वो अगर फैक्टर वो क्रिएट कर पाए, वो पैदा कर पाए। आप ये बोल रहे हैं कि अगर राजमहल में ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो जाए, वो है, और वो मजबूती से अगर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देने लगे, तो जो ये 34% जो आबादी है मुसलमानों की, वो अपना वैकल्पिक रास्ता तलाश सकता है तब, जबकि बीजेपी का अपना कैंडिडेट है और लोबिन हेम्ब्रम जिनका कद तो है, बोरियो से चुनाव जीते हैं और लगातार हमलावर हैं और उन मुद्दों के साथ हैं जो युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। आप ये इस ओर इशारा कर नहीं, अगर उन्होंने उस क्षेत्र में ये माहौल बना दिया कि इस बार विजय हांसदा से ज़्यादा लोग लोबिन को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ दो चीज़ है, वो गुरु जी का अपने पे सीना पे लगाए फोटो घूमेंगे और उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। हो सकता है चुनाव आयोग का क्या डायरेक्शन आता है वो क्लियर है उनके एथी से। दूसरा बात कह रहे हैं कि हम जेएमएम को मजबूत करने आए हैं, असल जेएमएम ये जो अभी ये तब की बात, ये सब जो चीज़ें हुआ करती थी वो तब जब संचार का सीमित माध्यम था। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता अभी यहाँ से बैठ करके कुछ बोलेंगे, 10-15 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद जो है वो राजमहल के अंतिम व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंच जाएगी कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, गुरुजी ने क्या तय किया है। तो वो तो अब बातचीत रही नहीं कि ये झंडा लेकर के और गुरुजी का फोटो लेकर के घूमेंगे और दूसरा मैसेज नहीं जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या फैसला लिया है। नहीं, वो अलग विषय है। आपको कहना है कि मुस्लिम वोट डाइवर्ट मतलब बाइसेक्ट हो, ये सिंपल है। वो कब होगा? जब उनको लगेगा कि नहीं इस बार लोबिन जीत रहे हैं और इनकी स्थिति खराब है, तो उस परिस्थिति में वोट डाइवर्ट हो जाता है, वोट बाइसेक्ट हो जाता है। अच्छा, हम लोग राजमहल के अलावा दूसरे जो लोकसभा पे जो बागी लोग जिस तरीके से दावा ठोक रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। राजमहल पे एक एक सवाल सूरज और सनी से ले लेते हैं आखिर में। सूरज, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम इस तरीके का मूवमेंट बना पाएंगे राजमहल में कि लोग वहाँ पे ये सोचने लगे, इस तरीके की बातचीत तो बन जाए कि भाई क्या लोबिन हेम्ब्रम भी विजय हांसदा से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं? ये परिस्थितियाँ आपको लगता है कि जो पिछला जो डाटा रहा है उसके मुताबिक लोबिन हेम्ब्रम इस तरीके का कुछ कर पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। लोबिन हेम्ब्रम के साथ क्या बातें पक्ष में जा सकती हैं कि क्या वहाँ की पब्लिक ये मानती है कि हाँ गुरुजी के सच्चे वारिस और चेले यही हैं? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब हेमंत सोरेन वाला दौर है और पब्लिक भी उनको मान रही है। वहाँ पर जो सभाएं हुई कल्पना सोरेन की, वो सब दिख रहा है। दूसरा ये बात है कि अगर वहाँ पर विजय हांसदा के प्रति नाराजगी है भी तो पब्लिक लोबिन हेम्ब्रम को क्यों चुने? क्योंकि बोरियो विधानसभा से मैं भी आता हूँ और बोरियो विधानसभा में हम लोग, मुझे लगता है कि जो मैं यहाँ आया उसके कुछ दिन बाद ही मैं वहाँ पर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स किए मैंने। तो अगर सांसद के तौर पर अगर नाराजगी विजय हांसदा के प्रति पब्लिक में है, तो बतौर विधायक लोबिन हेम्ब्रम के प्रति भी नाराजगी है कि अगर आप इतने लंबे समय से विधायक हैं तो आपने क्या ऐसा किया है जिससे पब्लिक को ये लगे कि आपने अगर एक विधानसभा में ये किया तो अगर आप सांसद बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो वो क्या पब्लिक को लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगता है रिएक्शन से भी, कि बतौर विधायक आपने विधानसभा में ऐसा क्या काम किया जिससे पब्लिक को ये लगे कि सांसद बन जाएंगे तो एक मास लेवल पर आपका वो इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा जो मैंने वही कहा कि क्या
वहाँ की पब्लिक अब भी उनको ये मानने को तैयार है कि वो हमारे क्षेत्र में गुरुजी के प्रतिनिधि हैं, कि वो हेमंत सोरेन को मानती है और अब चूंकि कल्पना मैदान में है वो वहाँ पर करेंगी, या जिनको भी कैंडिडेट बनाया जाएगा तो उनको मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट वो करेंगे कि वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचा पाएँ। जिस तरीके से पांडे जी बता रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल लोबिन हेम्ब्रम ने जो बातें रखी, तो अगर कल्पना सोरेन का वो विरोध कर भी रहे हैं तो कल्पना सोरेन तो हेमंत सोरेन की ही बातों को लेकर के जा रही है। वो तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो परछाई की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का जो अपना उनका विरासत है राजनीतिक, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे ना केवल झारखंड में, पूरे देश भर में जो कल्चर है राजनीति का, तो ये तो कोई झारखंड कोई अलग सा कोई इतिहास तो रच नहीं रहा है। तो कल्पना सोरेन का जो विरोध है लोबिन हेम्ब्रम के तरफ से, वो क्या वहाँ के लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे कि इनडायरेक्टली ही सही वो हेमंत सोरेन और गुरुजी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम तो हेमंत सोरेन का भी खुलकर विरोध करते रहे हैं, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर। अब चूंकि उनकी पत्नी आई हैं तो उनका भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि लोबिन हेम्ब्रम को विरोध करना है। मामला कुछ भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध करना है। मसला कुछ भी हो, उनको विरोध में बोलना है, और यही वजह है कि लगातार खुलकर बोलते रहे। अब जेएमएम कह रही है कि हम स्थानीय 1932 जो है कैबिनेट से, विधानसभा से पास करके भेज दिए, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम क्या एक बार भी ये बोले कि जब राजभवन और फिर सेंट्रल के पास जो मसला जाएगा वो कैसे हल हो, उस पर कभी बात किए? लेकिन मसला है कि जेएमएम के खिलाफ बोलना है, तो जेएमएम के खिलाफ वो बोल रहे हैं। नहीं, उस मुद्दे पे वो अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं कि जानबूझकर भेजा गया था सरकार के द्वारा। खतियान ही पहचान, जिसके पास खतियान है, किसी भी ईयर का खतियान है, वो यहाँ का स्थानीय है। बोले इससे कोई समस्या पैदा नहीं होगी, चाहे वो कोल्हान में हो। कोल्हान में भी कहा कि क्या वहाँ के लोग यहाँ के मूलवासी नहीं हैं, तो हम 32 पे क्यों अड़े जानबूझ के, ताकि वो फंस जाए कोर्ट में। तो उनका अपना तर्क है कि भाई खतियान को आधार बना के कर देना चाहिए कि जिसके पास खतियान है वही स्थानीय है, बाकी लोग स्थानीय। चलिए, एक आखिरी बात ये जोड़ना चाहूँगा कि और चूंकि सवाल ये खड़ा हो रहा था कि इससे पहले जेएमएम ने 2 सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। नलिन सोरेन को बनाया दुमका से और मथुरा महतो को गिरिडीह से उम्मीदवार की घोषणा की। उसी दिन ये सवाल खड़ा हुआ और आप लोग बैठ के चर्चा भी किए थे कि विजय हांसदा के नाम की घोषणा क्यों हो रही है। उस इलाके में ये चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी कि आखिर विजय हांसदा के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। चर्चा यहाँ तक हुई कि क्या अब हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसका जवाब कुल मिला के ऑफिशियली नहीं बल्कि अनऑफिशियली यही निकल कर आई कि कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम की वजह से ही उस सीट को जो है होल्ड पे रखा गया था कि ऐसा नहीं हो कि ये विरोध करें। और देखिए वो विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जेएमएम जो है अपना अभ्यास जो है वो पूरी तरह से पहले से करके पार्टी रखी हुई थी कि लोबिन हेम्ब्रम विरोध करेंगे, और उस विरोध का कितना असर होगा उससे पार्टी टैकल करने के लिए तैयार है। नहीं, ये सही है कि पार्टी, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर अलायंस, इसको किस तरीके से इसे निपटा जाए उसकी तैयारी तो करेगा ही, लेकिन एक एक वोट से हार और जीत होता है। और ऐसे में जब लोबिन हेम्ब्रम ने इस तरीके से खुले तौर पे अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी कर दी है निर्दलीय तौर पे, तो मुश्किलें तो होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा। विजय हांसदा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस के तरफ से, और एनडीए ने जो है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे ताला मरांडी को टिकट दिया है। तो मामला काफ़ी वहाँ रोमांचक होना है लोबिन हेम्ब्रम के आने से। अब हम लोग राजमहल के बाद लोहरदगा, जहाँ इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस को जो सीट मिली है, सुखदेव भगत फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दफ़ा 9000 के आसपास वोट से वो हार गए थे। इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन जिस तरीके से चमरा लिंडा दावेदारी कर रहे हैं और उस पूरे इलाके में बाकायदा बैठकें भी कर रहे हैं वो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो है कई मौके पे यह बोलते रहा है कि अभी भी कांग्रेस विचार करे लोहरदगा को लेकर के। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है पांडे जी, क्या लोहरदगा का जो सीट है, पिछले बार भले ही ये लगा कि मात्र 9000 से कांग्रेस हारी है, तो इस बार चीज़ें हो सकता है कि दुरुस्त हो जाए और कांग्रेस पार्टी वहाँ पे अच्छा स्थिति में आ जाए, लेकिन अगर चमरा लिंडा वहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए जो है ये सीट मुश्किल होगी इंडिया अलायंस के लिए? बिल्कुल वो मुश्किल
पैदा कर देंगे। 5 विधानसभा आता है लोहरदगा में, 5 का 5 रिजर्व है। और चमरा लिंडा के बारे में भले ही परसेप्शन ये है कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, पर वो गलत है। उनकी पैठ क्रिश्चियन समुदाय में भी है, वो प्रार्थना सभा में भी जाते हैं और वहाँ लगभग 63 से 64% आबादी सिर्फ एसटी की है। तो वो निर्णय करना है। और माना जाता है कि आप बिशनपुर, फिर से थोड़ा सा सिसई और गुमला, ये 3 अगर आप देख लेंगे, इन 3 विधानसभा में उनके पास कुल मिला के लगभग 1,35,000, 36,000, 1,50,000 का वो मालिक हैं, वोट है उनके पास। तो वो जो वोट कटेगा, वो वोट प्योर और प्योर कटेगा इंडिया अलायंस का, अगर वो खड़ा होते हैं। वो ऐसा कोई वोट नहीं काट रहे हैं जो बीजेपी के पास जाता है और उससे लाभ होगा। मान लिया बीजेपी का थोड़ा बहुत काट सकते हैं वो 20,000, 30,000, 35,000, लेकिन जो 1 लाख का चंक है वो उनको माना जाता है कि 1.5 लाख तो उनके पॉकेट का वोट है, कि 1.5 लाख तो आएगा ही आएगा चमरा लिंडा का। और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो वो अगर बागी होके लड़ जाते हैं तो निश्चित हमको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ जो समीकरण है वो दिक्कत में होगा इंडिया अलायंस। पहले भी लड़ चुके हैं चमरा लिंडा चुनाव लोकसभा का। सूरज, जो डाटा है वो क्या कहता है, और क्या वाकई में चमरा लिंडा अब भी उतने ही मजबूत हैं तब, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्रिश्चियन समाज काफ़ी करीब आ गया है, मुस्लिम समाज काफ़ी करीब आ गया है, आदिवासी समाज तो पहले से था ही, वो और मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब हुआ है। तो क्या अब भी तब, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है कांग्रेस को, आरजेडी और माले का तो समर्थन है ही, क्या अब भी इतने मजबूत रहेंगे? देखिए, मैं पिछले 3 चुनावों का आंकड़ा बता देता हूं। 2004 में चमरा लिंडा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और उन्होंने 58,947 वोट हासिल किया और 12.6% मत प्रतिशत उनको मिला था। इसके अलावा 2014 में चमरा लिंडा टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे। 1,18,355 वोट उनको मिला और मत प्रतिशत 18.2% था, और ये बढ़ गया है। आप देखिए 12.6% मत प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि इस बार वो सिंबल के साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2019 में चमरा लिंडा फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे और इस बार उन्होंने वोट 2019 में क्या वो चुनाव लड़ रहे थे चमरा लिंडा? जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो हम लोगों ने उससे निकाला डाटा, 1,36,345 और मत प्रतिशत 2014 का डाटा होगा संभवतः। नहीं, देखिए वो सीट चली गई थी कांग्रेस को। एक बार तब तक आप चेक कर लीजिए सूरज। हाँ, वो कांग्रेस को चली गई थी और वो रामेश्वर और वहाँ पे कैंडिडेट थे। और उस समय हाँ, और उस समय जो चमरा लिंडा पे एक मामला आया था राज्यसभा में वोटिंग को लेकर, उससे दूरियां थी। 19 में आकर उन्होंने सिंबल लिया, मतलब पार्टी ज्वाइन किया जेएमएम, और उस समय से मतलब वो फिर जेएमएम में है कंटिन्यू। तो जब इस बार का जो वोटिंग हुआ, हालांकि वहाँ पे जो लोहरदगा सीट है जहाँ पे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करी है, वहाँ आसू भी मजबूत है, क्योंकि वहाँ के विधायक भी रहे आसू के। हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन आसू अपने आप को मजबूत मानती है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है वो है धीरज साहू का फैक्टर, कि धीरज साहू किसको सपोर्ट करेंगे। तो धीरज साहू किसी को तो सपोर्ट करेंगे तो वो है मात्र कांग्रेस, इसमें कतई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक सपोर्ट होता है आधे मन का और एक होता है पूरे मन का। तो वो अंतर आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनके यहाँ छापेमारी भी हुई। प्रधानमंत्री ने भी देखा, आपने ट्वीट किया, संबोधन में कहा कि भाई कांग्रेस तो ऐसा ऐसा सांसद बनाती है, हम लोग जीवन में उतना पैसा नहीं देखे थे एक साथ जितना उनके घर में मिला। हालांकि वो हिसाब पत्र दे दिए, वो खबर दब गई कि भाई उन्होंने जो फाइन देना था फाइन दिया और पूरे पैसे का हिसाब पत्र दे दिया। लेकिन वो क्या उस जील के साथ, इस घटना के बाद उस जील के साथ सपोर्ट करेंगे? साहू वोट जो वहाँ का माना जाता है, बनिया समाज का भी वोट है, कम ही संख्या में पर है, वो निर्णायक वोट तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कैटलिस्ट की भूमिका अदा करता है। मतलब जो जीत रहा है उसको टॉप अप की तरह मिल जाता है। तो वो अगर
वो माना जाता है कि वो बीजेपी के परंपरागत वोट है। तो अगर वो वोट करता है इनको, और आप देखिए कि चमरा लिंडा जितनी बार लोकसभा लड़े उनका वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया, वोटरों की संख्या बढ़ती चली गई। मतलब उस इलाके के लोगों के मन में ये आस है कि ही इज़ बेटर वन, तभी तो उनका लगातार बढ़ रहा है। भले वो सिंबल किसी से भी लड़े, टीएमसी को कौन जानता है झारखंड में, और खासकर लोहरदगा में उनका जो चिन्ह है फूल, और वो उसको लेकर तो कोई वोट पड़ेगा नहीं। तो वो अपने दम पे माना जाता है। जिस तरीके से भले ही जेबीएम से लड़े बंधु तिर्की पर माना जाता है कि वो बंधु तिर्की की जीत थी, वहाँ जेबीएम की जीत नहीं थी। तो मांडर में कितना बड़ा गैप वो जिता कर देंगे बंधु तिर्की, वो बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मांडर के लोग शिल्पी नेहा तिर्की को मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते और नेता के तौर पे उनको देखना चाहते थे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि लोहरदगा में सिर्फ चमरा लिंडा ही सेंटर में नहीं है, नहीं, बाकी के लोग जो कांग्रेस पार्टी में भी हैं, चाहे वो बंधु तिर्की हों, धीरज साहू हों, प्रदीप बलमुचू हों, हाँ, रामेश्वर उरांव हों, ये चार चेहरे भी नज़र में रहेंगे कि वो कितना मदद कर पाते हैं सुखदेव भगत का, हाँ, जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं। सनी, क्या आपको भी इन चारों नामों पे कोई डाउट आपको लगता है, या फिर आप तक ये कोई खबरें पहुंच रही है कि सुखदेव भगत को ये लोग भी नुकसान कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि चमरा लिंडा का वोटिंग प्रतिशत जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। हम अभी देख रहे थे जो डाटा, 2004 के चुनाव में उनको करीब 58,000 वोट आया था। 2009 के चुनाव में 1,36,000 आया था, ये तो बढ़ा। लेकिन फिर 2014 के चुनाव में वो 1,18,000 पर आ गए, मतलब कम हुआ। तो वोटिंग परसेंट शुरू में बढ़ा था, चमरा लिंडा के प्रति क्रेज़ था, आज भी क्रेज़ है। लेकिन आज के डेट में चमरा लिंडा की स्थिति ये है कि वो पार्टी से कटे कटे रहते हैं। विधानसभा भी जाते हैं तो मीडिया और तमाम लोगों से कटे कटे रहते हैं, आते ही नहीं है विधानसभा। बहुत कम समय ऐसा होता है जब विधानसभा में शामिल हों, कुछ सवाल पूछ सके। वो मतलब वन मैन आर्मी टाइप से उनका है कि हम ही खुद हैं और हम ही सब कुछ हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि ये जेएमएम के निशिकांत दुबे हैं, पार्टी के न किसी कार्यक्रम में आना है, न किसी नीति सिद्धांत पर बात करना है, अपना जो गोल है उस पर वो काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों में मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई थी रांची में, चमरा लिंडा के ही नेतृत्व में बहुत भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। तो उस आधार पर, या फिर चमरा लिंडा का जो एक पुराना परिचय रहा है, उस आधार पर भी ये आकलन हमेशा होते रहा है कि चमरा लिंडा की एक बहुत अच्छी पकड़ है। एक तो बिशुनपुर में है, इसके अलावा पूरे लोहरदगा लोकसभा के दायरे में, चूँकि उनके एक भाई हैं वो आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उस हिसाब से भी एक छवि है पूरे परिवार की, तो लोग कनेक्ट रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि लोहरदगा का जो हमेशा से समीकरण रहा है, वो फैमिली कोई भी हो, वो एक ऑफिसर बैकग्राउंड टाइप से रहता है। चाहे आप अभी जो मंत्री हैं वो भी जो चुनाव रामेश्वर उरांव आईपीएस अधिकारी रहे हैं, सुखदेव भगत खुद जो मैदान में है ये भी बैंक में ऑफिसर थे, शायद बीडीओ थे, ये भी ऑफिसर रहे हैं। तो वो एक मतलब शिक्षित जो आदिवासी वर्ग है वो हमेशा नेतृत्व में रहता है, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उनके भाई के ज़रिए चमरा लिंडा को अब तक मिलते रहा है। लेकिन एक अपना अलग से ग्रुप भी वो तैयार करके रखे हैं। मुझे लगता है कि चमरा लिंडा को मनाने में सुखदेव भगत कामयाब हो जाएंगे। अगर बंधु तिर्की और झारखंड मुक्ति मोर्चा सही से लगे तो चमरा लिंडा को मनाया जा सकता है, और चमरा लिंडा अगर मान गए तो फिर समीर उरांव के लिए मुश्किलें खड़ी ज़रूर हो सकती है, और सुखदेव भगत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सुखदेव भगत की भी अपनी एक छवि है, एक बार वो बाई इलेक्शन लड़कर विधायक भी बने, और उसके बाद फिर उन्हें मौका उस हिसाब से नहीं मिल पाया। तो अभी एक मौका है, और सुदर्शन भगत का टिकट काट के समीर उरांव को दिया गया है। उनके प्रति नाराज़गी भी थी लोगों को, क्योंकि अब जैसा कि आप ही जिक्र कर रहे थे कि डिजिटल ज़माना है, लोग अब आउटपुट और रिजल्ट पर बात करते हैं। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े काम हुए, और उस हिसाब से जो नेशनल पार्टियाँ चाहती है कि उस हिसाब से चुनाव हो, लेकिन आप ज़मीन पर देखिए कि बहुत वो पहले का ट्रेंड और अब का ट्रेंड में अंतर हुआ है। आप चाहे धारा 370 की बात कीजिए, राम मंदिर की बात कीजिए, लेकिन वो ग्राउंड पे आते आते फिर लोग बात करते हैं कि नहीं, आपको इस पर बोलना होगा और इस मसले पर बात करना होगा। लेकिन अभी भी कोशिश की जा रही है नेशनल पार्टियों की तरफ से कि चुनाव तक आते आते वो माहौल हो जाए 2019 के हिसाब से, कि ताकि एक
बार जो है वोट पूरा कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अब तक वो इसी स्थिति बन नहीं पाई है। और यही वजह है कि चर्चा ये है कि यहाँ पर खास करके जो एनडीए खेमा है वो तो चूंकि पहले से मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी उनकी कमज़ोर हो सकती है, कमज़ोर ऐसी दिख रही है, ऐसी चर्चा है। तो अब लोहरदगा सीट पर बात करें तो चमरा लिंडा डिसाइडिंग फैक्टर है। अब वो किधर जाते हैं वो तो है इंडिया में। सवाल तो यही है ना सनी कि चमरा लिंडा जिस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं तो मुश्किल तो इंडिया अलायंस के लिए ही है, सुखदेव भगत के लिए ही है। और जो पांडे जी बोल रहे हैं, जो लोग खुल करके नहीं बोल रहे हैं वो बात पांडे जी बोल रहे हैं। चमरा लिंडा के अलावे भी जो 3-4 जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो बंधु तिर्की हों, धीरज साहू हों, प्रदीप बलमूचू हों या फिर रामेश्वर उरांव हों और गीता श्री उरांव हों, तो ये सब लोग भी तो जिस तरीके से अब तक इनका जो ये रहा है पार्टी के भीतर, पार्टी में रह करके और एक दूसरे को लेकर के जो परिस्थितियां बनती है कांग्रेस पार्टी में, तो लोहरदगा का सीट तो आसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर से जो लोग नुकसान करने के लिए तैयार थे वो तो है ही, और चमरा लिंडा अब सामने से भी अगर आ जाते हैं तो बातचीत तो वही हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो बागी लोग सामने आ रहे हैं, पहले हम लोग राजमहल पे लोबिन हेम्ब्रम को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की, अभी चमरा लिंडा पे बातचीत कर रहे हैं। सूरज, इससे पहले कि हम लोग फिर वही इस पर बोलना चाह रहा था कि देखिए पहला जो चरण है जो झारखंड में है, चौथा चरण पूरे देश के हिसाब से वो 13 तारीख को है और पहले चरण में ही है लोहरदगा में। तो पहला चरण का तो आप एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों की तरफ से तो बिल्कुल खुल गया कि कौन सामने है कौन नहीं है, और उस हिसाब से लड़ाई शुरू हो गई है। अब कोई एक बयान बता दीजिए ऑफिशियली जो चमरा लिंडा खुलकर आकर कैमरा के सामने बोले हो कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैमरा के सामने थोड़े बोलेंगे, उनकी पार्टी बोल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल दे रहा है। क्या पार्टी बोली क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन है? अगर सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अब भी तय करे कि करना क्या है लोहरदगा पे। जैसे ही लोहरदगा पे कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बाकायदा बयान दिया जो अखबार में छपी कि ठीक है तो जीत की भी गारंटी वही ले, कांग्रेस ही ले। तो इस तरीके का समन्वय। और जहाँ तक चमरा लिंडा की आप बात कर रहे हैं, चमरा लिंडा वहाँ पे ग्राउंड पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं अपने स्तर से। तो ये तो ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स है तो उस पर तो बातचीत करनी पड़ेगी ना, भले ही वो मीडिया में आकर के खुल करके नहीं बोले लोबिन हेम्ब्रम की तरह। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं तो नुकसान किसको होगा? सूरज, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी परिस्थितियों में इंडिया अलायंस के लिए राहें आसान होंगी तब जबकि 14 में से 13 सीटें एनडीए के पास है? एकमात्र सीट जो कांग्रेस की एक जो थी वहाँ पे चाईबासा में, उसके सांसद भी चली गई गीता कोड़ा वहाँ। देखिए, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक स्थिति है क्योंकि कोई निर्दलीय उम्मीदवार, हम जो आंकड़ा आप देख लीजिए इसका, जो 2004 का ही है जब चमरा लिंडा लड़ रहे हैं, और इसके बाद 2009 का देख लीजिए कि चमरा लिंडा 1,36,000 वोट लाते हैं। जो विजेता प्रत्याशी है 27.7% वोट है सुदर्शन भगत का, 26.1% है, बहुत मामूली अंतर है। और जब वो निर्दलीय प्रत्याशी और इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है रामेश्वर उरांव, वो 24.8 पर आ जाते हैं। अंतर कम है, लेकिन अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, उसके वोट शेयर में हिस्सेदारी इतनी बड़ी है, और अगर वो चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लेते हैं और जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है पहले के चुनावों में, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती होगी और उनको समय रहते इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना होगा। नहीं तो अगर वो उतरने का फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको मुश्किल होगी। और जब उनकी पार्टी की तरफ से ही इस तरह के बयान आते हैं तो इसका मतलब पार्टी के अंदर खाने भी इस तरह की चर्चाएं होती होंगी। सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान की बात कर रहे थे, हम लोग खबरें लिख रहे हैं उन मुद्दों पर। सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान का मतलब है झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान है निश्चित तौर पर, और जो अलायंस का हिस्सा है और प्रमुख घटक दल है, सत्ता में है, और वो जब ये बात कह रहा है तो जब वो लोग कह रहे होंगे तो उनके पास अपना इनपुट होगा और उस आधार पर वो बयान देंगे मीडिया में। तो निश्चित तौर पर ये इम्पैक्ट जो है ये लोहरदगा में कम से कम इंडिया के लिए मुश्किल होगी अगर चमरा लिंडा बगावती रुख अपना लेते हैं। एक आखिरी सवाल इसी लोहरदगा पे ही है बाबा कि 2009 में जो 1 लाख कितना वोट 1,36,000 जो वोट चमरा लिंडा लाए 2009 में, क्या अब भी 2009 में और 2024 में वही परिस्थितियां हैं?
अलायंस के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कांग्रेस के लिए क्या वही परिस्थितियां हैं? अब के जो वोटर हैं झारखंड में, क्या 2009 वाली ही बात है लोहरदगा में, या फिर चीज़ें बदली हैं तब, जबकि संचार का माध्यम, जिस पे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अंतिम व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लोग देख रहे हैं, समझ जा रहे हैं। सनी खुद बोल रहे थे कि भाई अब हम आम पत्रकार या फिर जो भी लोग जो दावा करते हैं कि वही समझदार हैं, उनसे भी ज़्यादा समझदार आम लोग हैं। तो वो क्या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, किसको जिताना है, किसको हराना है? नहीं, वो तो पब्लिक डिसाइड करती है और वो किसी को पता नहीं होता। लाउड एंड क्लियर, भले ही आप देखते होंगे वोटिंग के समय, आप देखते होंगे 4 लाख से भले डिफरेंस से जीत गए, लेकिन उतना क्लियर सीट नहीं रहता है जब आप फील्ड में जाएंगे, क्योंकि आप किसी के मन के बात नहीं निकाल सकते, और मन में भी जो आपको वो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन बदला है लोहरदगा, तो क्या बदला है? शहरीकरण हुआ है ज़्यादा, वो वोटर किसको अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात ये कहता है कि वहाँ जेएमएम के सर्वाधिक विधायक हैं अभी वर्तमान में, क्या उनका एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। सुदर्शन भगत को क्या माना जाता था कि ही इज़ काम एंड क्वाइट, वो सरल आदमी है, कोई भी कभी भी मिल सकता है, ये उनका एक यूएसपी था। और वही यूएसपी लगभग, यूएसपी तो सुखदेव भगत का भी है। हाँ, यही यूएसपी आपका सुखदेव भगत का है कि वो हंसमुख है और मिलनसार है, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यही यूएसपी इनका भी है, बीजेपी, चमरा लिंडा का भी नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार का, समीर ओरांव का, और वहाँ से वो समीर ओरांव विधायक भी रह चुके हैं। तो आप वहाँ पे देखिए। दूसरा बात, जो बीजेपी का वहाँ सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है वन बंधु परिषद, जो अशोक भगत जी का इलाका है और उनका क्षेत्राधिकार, और वो है। तो कोरोना काल में भी जो काम हुआ उसको भी बुझाया जाएगा, वहाँ भ्रष्टाचार के भी मुद्दे चलेंगे लोहरदगा में। उसके अलावा एक जो टैग जो इनको प्लस करता है सुखदेव भगत को, वो ये है कि ये आदमी सबका है। ये एक फीचर्स जो है वो चमरा लिंडा से इनको अलग करता है। कोई भी आदमी किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग का हो, वो ये नहीं कह सकता कि सुखदेव भगत कपड़ा या ड्रेस देख के किसी को पसंद और नापसंद कर सकते नहीं। और एक जो प्लस पॉइंट ये भी तारीफ करनी होगी कि जो 4 चमरा लिंडा के अलावे जिन 4 चेहरों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये चेहरे तब भी थे, 2019 में भी थे, तब भी मात्र 9000 वोट से ये हारे। तो ये तो एक उपलब्धि है इनकी कि अगर इतने 4-5 जो बैरियर्स है इनके पॉलिटिकल एम्बिशन में, चुनाव जीतने में, सांसद बनने में। इस बीच परिवर्तन ये हुआ, पांडे जी जो वहाँ से कवर करके आए थे, पब्लिक रिएक्शन में देख रहा था, सुखदेव भगत उसके बाद चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए। तो ये बात जनता के मन में है और इसको लेकर थोड़ी नाराज़गी भी है। तो ये एक आप प्लस पॉइंट गिना रहे हैं, एक माइनस पॉइंट ये भी है। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव में तो कौन किधर जाता है कल तक, जिस हाँ ये तो चलते रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। वो लोग जाहिर सी बात है कि दुखी होंगे जो वैचारिक तौर पे जो सोचते हैं कि उनके नेता में वैचारिक दृढ़ता हो, लेकिन वो बातें अब कहीं रही नहीं। तो चुनाव में कितना ये सब चीज़ें जो है आधार बनेंगी वोटिंग को लेकर के, वो तो देखना होगा। हम लोग राजमहल पे लोबिन हेम्ब्रम के मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की, और लोहरदगा पे चमरा लिंडा को लेकर के, आखिर में जो कोडरमा को लेकर के जिस तरीके से एक परिस्थितियां बन रही है, खास करके इंडिया अलायंस में जब से माले को वो सीट मिली और माले ने अपना उम्मीदवार विनोद सिंह को, जो कि बगोदर से मौजूदा विधायक हैं, उनको बनाया है। उसके बाद जेपी वर्मा जो एक उम्मीद से आए थे जेएमएम में कोडरमा को लेकर के ही, हालांकि वो पहले बीजेपी में रहे और जेएमएम में आए कि भाई वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोल रहे हैं। खबरें छप रही है, वो ये दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने उनको कमिटमेंट किया था, एश्योरेंस दिया था। जेपी वर्मा की नाराज़गी क्या भारी पड़ सकती है इंडिया अलायंस को? क्या वो बाकी में चुनाव भी लड़ेंगे या फिर उनको मना लिया जाएगा? देखिए, वो जैसा दावा करते हैं कि हेमंत जी ने 2 ही लोगों से मतलब कमिटमेंट किया था। एक तो स्वयं गांडे से जो थे डॉक्टर सरफराज अहमद कि भाई आपको हम राज्यसभा भेजेंगे, आप सीट दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, तो उसका आपको फल मिलेगा। और दूसरा कमिटमेंट हमसे किया गया था
कि भाई आप वहाँ पे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो सीट चली गई माले में, तो इसलिए वो बार बार करें कि नहीं नहीं वो माले के उम्मीदवार हैं, वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन एक तस्वीर तो परसों सामने आई जिसमें कल्पना सोरेन और बाकी जो इंडिया अलायंस के जो लोग बैठक कर रहे थे, वो जो उनगुला न्याय रैली का जो कार्यक्रम तय हुआ है 21 अप्रैल को, उसके लिए जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसमें तो विनोद सिंह भी थे वहाँ। नहीं नहीं वो बिल्कुल है, वो उनका पक्ष है ये कहना है कि उनको अभी भी आस है कि कुछ हो सकता है, जबकि उनको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब वो किस ताकत के हिसाब से अपने आप को देखेंगे कि हम निर्दलीय जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जेएमएम के पास मनाने का उनका कई एक तरीका है कि भैया 6 महीने के बाद विधानसभा मतलब होने वाला है, उससे कम समय में आपको हम विधायक फिर से बना देंगे, आप रहिए, उनका साथ दीजिए। तो वो अभी ठोस तौर पे ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में चुनाव को डरमा का लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन कई एक बार ऐसी परिस्थितियां कार्यकर्ता भी उत्पन्न कर देते हैं। वजह क्या है कि जब वो जेएमएम मुख्यमंत्री के आवास में ज्वाइन किए, उसके बाद से वो निरंतर पूरे कोडरमा लोकसभा का भ्रमण कर रहे हैं, और चूंकि आदमी जब भ्रमण करता है, चर्चा होता है तो खर्चा भी होता है, खर्चा हो जाता है तो उससे ज़्यादा और चर्चा भी होने लगता है। तो कई बार कार्यकर्ता भी जो लगता है कि हम तो 6 महीना से ताकत लगाए थे भैया आपके लिए, अब दूसरा कोई नहीं लड़ना होगा, तो ऐसा मूड होता है। लेकिन वो फाइनल क्या जाएगा वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो नाराज़ हैं और वो आगे भी नाराज रहेंगे। जेपी वर्मा नाराज हैं और डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में सब कुछ सीधे सीधे नहीं होता है। जब वो ये बोल रहे हैं कि विनोद सिंह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं हैं, वो सिर्फ माले के उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो नाराज़गी है उनके लोगों तक पहुंच रही है और उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। सूरज, ये जो पांडे जी बोल रहे हैं कि भाई वो सीधे सीधे तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप और हम जो चीज़ें देख रहे हैं या फिर जो जनता देख रही है अपने नेताओं की जो बातचीत जो सुन रही है, क्या ये जेपी वर्मा के इस तरीके से बोलना, सामने आना, नहीं लगता है कि उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, अब तक के उनके तमाम बयान और फॉलोअप ने भी इंटरव्यू किया उनका, वहाँ पर भी उनका बयान और सार्वजनिक सभाओं में भी जो वो कह रहे हैं, उससे अब तक उन्होंने यही कहा है कि मैं आया पार्टी में, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इसी वजह से आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आने के बाद मुझे खुद हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि आप जेएमएम की टिकट पर आप चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में जब माले ने ये किया है तो मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस चर्चा परिचर्चा में हिस्सेदार नहीं था और ये माले के उम्मीदवार हैं। तो अप्रत्यक्ष तौर पर कहना वो यही चाहते हैं कि मैं महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात है कि उन्होंने गांडे विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़े हैं वो, और पहली बार जब 2014 में वो लड़े तो 48,383 वोट उनको आया, और दूसरी बार जब वो चुनाव लड़े 2019 में जब विधानसभा चुनाव में तो 56,116 वोट आया है। निश्चित तौर पर जैसे दूसरी बार हारे हैं, तो निश्चित तौर पर जो पांडे जी कह रहे हैं और जो तमाम चर्चा के बीच ये बात आ रही है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, और उनको उम्मीद थी और वो कॉन्फिडेंस ही था कि जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर तैयारी कर रहे थे, और अचानक जब पता चलता है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, तो केवल उनकी नाराज़गी नहीं, कार्यकर्ताओं की भी नाराज़गी है, उनके अपने लोग भी होंगे। लेकिन सवाल वही बाद में होगा कि जो महागठबंधन के लोग हैं, जो घटक दल बैठे होंगे, उन्होंने चर्चा की होगी और किस आधार पर उनका अपना क्या इंटरनल सर्वे होगा और किस आधार पर उन्होंने भाकपा माले को सीट दी, और उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि भविष्य में यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मुझे ये है कि उन्होंने खुले तौर पर ये नहीं कहा, और निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर उनको मनाने की कोशिश हो रही होगी, लेकिन अगर नहीं मना पाए और अगर वो खुले तौर पर ऐलान कर भी देते हैं चुनाव लड़ने का, तो अगर वो बहुत नुकसान पहुँचा भी नहीं पाते या महागठबंधन से सीट वो नहीं छीन पाएंगे, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में जो पब्लिक है, जो वोट दे रही है, कम से कम उनके मन में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, और उस कन्फ्यूजन का नुकसान जरूर उठाना पड़ता है जो चुनाव लड़ रही हैं पार्टियां। बिल्कुल, सूरज जो बोल रहे हैं सनी कि भले ही वो चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, और विनोद सिंह जो उम्मीदवार बनाए गए हैं इंडिया अलायंस के माले पार्टी की तरफ से, उनको नुकसान हो सकता है। क्या जेपी वर्मा वाकई में इतने ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे ये चुनाव लड़कर नहीं लड़कर के भी? मुझे नहीं लगता कि उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये जेएमएम की कमजोरी है। हेमंत सोरेन के नहीं
रहने की वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। अगर टाइट होकर हेमंत सोरेन बाहर रहते और बोल देते कि आपको फिर मौका दिया जाएगा, हम कमिटमेंट करते हैं, भले ही जो जिस वक्त उनके साथ कमिटमेंट करके पार्टी में लाया गया था उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। आज जो परिस्थिति है उसमें तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, सब लड़ रहा है। यहाँ अगर इंडिविजुअल सबका देखा जाने लगे ध्यान, तब तो सभी सीट पर वाकोभर टाइप से बीजेपी को मिल जाएगा। लड़ाई तो बीजेपी से हो रही है हर एक सीट पर, और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो बड़े नेता हैं वो बोल भी रहे हैं कि भाई ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव भी नहीं होना है, और आप इसी चुनाव में सभी एक साथ अपनी मोड़ी को अंदर ले जाना चाहते हैं। आप देखिए कि विनोद सिंह को जो माले कैंडिडेट बनाया है, विनोद सिंह हमेशा मुश्किल परिस्थिति में हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहे हैं। भले ही जन मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन के सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति और मुश्किल परिस्थिति दिखी, सदन के अंदर हो या फिर बाहर हो, वो हेमंत सोरेन के साथ में खड़े रहे। सवाल विनोद सिंह की कमिटमेंट पर नहीं है ना, कि वो हेमंत सोरेन के साथ हैं कि नहीं है। हेमंत सोरेन के जो लोग हैं वो क्या वाकई में विनोद सिंह के साथ? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हेमंत सोरेन को जब भी जरूरत पड़ी, उनकी पार्टी को जब भी जरूरत पड़ी, सरकार को जब भी जरूरत पड़ी, वो साथ में खड़े रहे। आज उनको जरूरत है तो आप दूसरे किसी को खड़ा करवा के उनके खिलाफ बुलवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर जेपी वर्मा बोल रहे हैं तो आप उनको समझा सकते हैं, उनको समझाया भी जा सकता है। उसको पार्टी नहीं समझा पा रही है, चमरा लिंडा को पार्टी नहीं समझा पा रही है, इसलिए तो बोल रहे हैं। या नहीं तो पीछे से कोई पुश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती। लेकिन वहाँ सनी जो बोल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर हैं, और ऐसी परिस्थितियां इसलिए भी उत्पन्न हो रही है। चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम या फिर जेपी वर्मा, लोबिन हेम्ब्रम को अगर हम लोग किनारे भी कर दें, क्योंकि हेमंत सोरेन की मौजूदगी में भी वो बोलते रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें, चमरा पे भी वही आप निगाह बना के रखिए। चमरा लिंडा जी भी वैसे हैं कि जिनको वोट देना होता है वो उसी को देते, व्हिप कोई भी जारी करता रहे। तो वो इन दोनों का बात छोड़ दें। हाँ, लेकिन जेपी वर्मा का जैसा वो जिक्र किए कि ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अलग थलग पड़ गए हैं और उस तरीके से नहीं दिख पा रहा है जेएमएम उनके साथ, विनोद सिंह के साथ। वाकई में जेएमएम दिखेगा भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? गांडे में उपचुनाव होने वाला है, जेएमएम के हो रहा है। हाँ, तो जेएमएम के सारे कार्यकर्ताओं और नेता का फोकस वो उस उपचुनाव को लेकर है। और कोडरमा जो लोकसभा है वहाँ पे एसटी सीट मात्र 8 से 9% है पूरे, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा किसका वोट, मतलब एक निर्णायक वोट बैंक है, वो है यादवों के पास। और वो यादव वोट की ही बदौलत अन्नपूर्णा देवी, जो आज तक बीजेपी के खिलाफ बोलती रही, पहली बार बीजेपी में आई और बाबूलाल मरांडी जैसे शख्सियत को भी जमानत मतलब बामुश्किल वो बचा पाए। इतना बड़ा गैप कर दिया। अब देखिए वहाँ पे एक सीट सिर्फ जमुआ रिजर्व है, ठीक है, पर जमुआ में लगातार केदार हाजरा जीतते आ रहे हैं। और आपको मैं वो इंसिडेंट नहीं बताऊंगा, उनको कई लोग मतलब जो कहा जाता है कि ये बीजेपी को कभी वोट नहीं कर सकता, वैसे लोग भी वोट करते हैं। उनके कई एक कारण है, उदाहरण है, बूथ का कोई अगर निकाल के आकलन देख लेगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो जमुआ जो दलित मतलब माना जा रहा, हाँ, तो वो जो क्या वहाँ पे जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो इनकी है माले पार्टी, वो कौन कौन सा विधानसभा लीड करेंगे। उन्होंने कहा ना कि अभी ऐसे जमुआ भी है जिसपे ये लोग दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे लीड कर सकते हैं। हाँ, बगोदर है, उसके अलावा राजधनवार है। हाँ, ऐसे दावा करना और जो इतिहास है, हाँ, जो इतिहास है उसको देखना है, क्योंकि गांडे में उपचुनाव हो रहा है। आप उस पूरे विधानसभा में एकमात्र कोडरमा और राजधनवार को छोड़ दें, मतलब बगोदर को छोड़ दें, तो इस तरीके से एकदम आमने सामने नहीं लग रहा है। और सन्नी जो बात का जिक्र किया कि आपने कि भाई वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बुलवा रहा है, कोई उसको चुप नहीं करा रहा है इन सारे शब्दों को, तो सन्नी ने जो बात कहा वो बात आगे भी सस्टेन करेगा, क्योंकि पार्टी का कंसंट्रेशन लोकसभा से ज़्यादा, आप कितना भी पुश करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत और क्षमता ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम गांडे के विधानसभा में लगे। तो कुल मिलाकर के जो लंबी बातचीत हो गई आज 3 लोकसभा सीटों पे, और बातचीत इसलिए भी लंबी हो गई क्योंकि इंडिया अलायंस के यहाँ पे उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, और इन्हीं
3 सीटों पे जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, बागी उम्मीदवार भी एक तरीके से सामने दिख रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम राजमहल में, चमरा लिंडा लोहरदगा में और जेपी वर्मा कोडरमा में। और तीनों के साथ एक कॉमन बातचीत ये है कि ये तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन तीनों पे किस तरीके से सख्ती से कार्रवाई करता है या फिर जैसा कि अब तक चुप्पी साधे हुए है, चुप ही रहता है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सनी बोल रहे थे कि ये एक जो बड़ी वजह रही इन तीनों की नाराज़गी का खुले तौर पे सामने आना, उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हेमंत सोरेन अभी जेल में बंद हैं और वो बाहर नहीं हैं। तो एक तरीके से नेतृत्व जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कितना नुकसान इंडिया अलायंस को होगा लोकसभा के चुनाव में, वो तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। इस लाइव में अब तक आप जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। तमाम पॉलिटिकल खबरों को देखने, ग्राउंड रिपोर्ट्स से समझने के लिए जो है फॉलो अप झारखंड, द फॉलो अप और द फॉलो अप.in से जो है जुड़े रहिए। शुक्रिया।